बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस जो कि लाइव जा रहा है। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान के दफाई निज़ाम ने 77 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए हैं। राफेल जहाज़ों से हमले की नाकामी के बाद ड्रोन हमले भी नाकाम। भारत अब किस अंदाज से हमला आवर होगा और इस हवाले से बात करेंगे। जबकि अस्करी हमलों में नाकामी के बाद भारत ने शहरी आबादियों पर हमला जो शुरू कर दिया है वो इंतहाई काबिल अफसोस भी है। भारत के खिलाफ भारतीय ड्रोन जो है ये नाज़रीन हमला है, जासूसी है। ये ड्रोन 77 फेंकने का असल में मकसद क्या है, कहानी क्या है, इसमें कोई शहीद अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन दूसरा पहलू भी देखूंगा जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ से दौरा करके आ रहे हैं और भारत से मुज़ाकरात जो हुए हैं वो क्या हुए हैं, ये कहानी सारी खुलेगी पाकिस्तान के साथ। जबकि मोदी हुकूमत की सिखों और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात ख़राब करने की घिनौनी साजिश जो है वो भी सामने आ गई है। इसके साथ साथ नेशनल आर्मी का वजूद खालिस्तान के रहनुमा जो है वो लेकर आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान UN चार्टर की शिक 51 के मुताबिक अब जवाब देगा और पाकिस्तान भारत पर हमलावर होगा। किन जगहों पर निशाना, वक्त का तयन किया होगा, ये सारी बातों पर हम इसमें बात करेंगे। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ इंतहाई काबिल एतमाद एयरफोर्स का एक बड़ा नाम है, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद है। जबकि इनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी साथ होंगे। जबकि एपिसोड 2 में प्रोग्राम में मैं शीरी रहमान साहिबा और शमशाद अहमद खान, एक बड़ा नाम सफारती हवाले से, उनसे इस टॉपिक पर बात करूंगा। जबकि प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं आपको लेके चलूंगा आपकी पसंदीदा शख्सियत गरपंत सिंह पन्नू साहब, जो कि खालिस्तान तहरीक के रूह रवा है और कनाडा में मकीम है। वो सिखों की इस वक्त जो तमाम गुफ्तगू है उससे आगाह हमें करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल्स का मुझे इनवाइट करने का। शाह साहब, खालिद साहब ये बताएं कि भारत ने 3 अब देखें जरा, सफारती जराए पर हमने उसको मात दी, फिर उसने हम पर फायर किए, मिसाइल दागे, उसके बाद राफेल उड़ाए, उसके बाद अब उसने 77 जो है वो भारतीय ड्रोन्स उड़ा चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये 3 सफारती जराए पहला और ये 3 हमले अब भारत कर चुका है। हम अभी तक खामोश हैं और वेट एंड सी की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब चौथा भारत का क्या हिकमत अमली होगी, पहले मुझे उससे आगाह करें, फिर मैं अगला सवाल करूंगा। सर देखिए, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ ब्लूज ये नहीं कर रहा जो हिंदुस्तान कर रहा है। और जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान जो कर रही है वो रिस्ट्रेन कर रही है। ऑल दो जाहिर लोगों का सही जज्बात उभर कर आ रहे हैं कि हमें रेजिस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं अपने हमवतों के लिए एक छोटी सी गुजारिश करता चलूं कि हम जो हमने राफेल मारे हैं, हमारे कौम की हमसे तवक्कुआत आर्म फोर्सेस से और ऑब्वियसली पर्टिकुलरली एयर फोर्स से बहुत ज्यादा हो गई हैं। और इसका मतलब शायद कुछ लोग ये निकालते हैं कि कोई जंग में या इस तरह की जो लड़ाई होती है उसमें नुकसान होता ही कोई नहीं। ऐसा नहीं होता। जाहिर है इतना बड़ा मुल्क है जिसने $75 बिलियन की मिलिट्री स्पेंडिंग करनी है हर साल, और उसने भी जवाब देना है। जाहिर है वो इक्विपमेंट भी लेते हैं और आपने अब तक खुद ही डिस्क्लोज कर दिया हुआ है कि कौन से ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन से मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जब इस तरह की जंग होती है तो एक एलिमेंट ऑफ लॉस जो होता है वो एक हिस्सा होता है उसका। मैं एक और बात क्लियर करता चलूं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोई ऐसी दीवार नहीं है सीमेंट की या कोई बहुत कंक्रीट की जो 100 मील ऊपर तक गई हुई है। जो मिसाइल आएगा वो टकरा जाएगा, जो जहाज आएगा वो टकरा जाएगा। ये एक ओपन स्पेस है और इतनी बड़ी स्पेस के अंदर जब इतना बड़ा बॉर्डर है तो यहाँ से कुछ आने की पॉसिबिलिटी को जीरो नहीं किया जा सकता। दुनिया के मोस्ट एडवांस मुल्कों में भी ये जीरो नहीं पॉसिबिलिटी की जा सकती। हाँ, ये जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं क्विक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके नाज़रीन के अंडरस्टैंड की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता हूँ। ये है कि ये जो ड्रोन लॉन्च हुए हैं, जाहिर है आपने सबने देख लिया इजराइल के हैं, ये कोई 1000 किलोग्राम बारूद उठाकर ले जा सकता है। ये तकरीबन फाइटर जहाज जो हमारा J-10C है, ये तकरीबन वो 7 टन के करीब ले जा सकता है। उसके मुकाबले समझे 7 जहाजों एक जहाज के 7 ड्रोन वजन के बराबर उठाता है। जो इसकी यूनिक डिस्टिंक्शन है वो ये करता है कि जब ये ट्रेवल कर रहा होता है, ये एयर डिफेंस का जो सिस्टम होता है अगेंस्ट इसके, उसको सप्रेस करता है, यानी उसको सिग्नल्स को डाउन करता है।
और दूसरा डाटा भी इकट्ठा करता है और एज ए रिकॉनेसेंस ड्रोन एक्ट करता है, जिसका मतलब ये डाटा गैदर करके अपने पेरेंट यूनिट को भेजता रहता है कि मुझे ये फ्रीक्वेंसी यहां मिली है, ये फ्रीक्वेंसी यहां मिली है, इस यहां मिसाइल जो मुझे मारने के लिए लॉन्च किया गया है, ये बचने के लिए फलां जगह पे है। होता क्या है कि उससे एनिमी का डाटा बेस बहुत अपडेट हो जाता है, उसको और चीजों से जरूरत नहीं फिर पड़ती, उसके बाद एग्जैक्ट आ जाता है कि कितने जो सरफेस टू एयर है या डिफेंड करने वाले एयर डिफेंस वेपन्स है वो कहां कहां लगे। तो हमने कब बाज दफा हमें ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि अपनी रेडिएशंस या अपनी फ्रीक्वेंसीज दुश्मन के हवाले ना करने की वजह से आप मुहतात रहते हैं और दूसरे मीन से इसको मारते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने इनको और तरीकों से शूट डाउन किया है, लाइक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर दूसरे वेपन्स के साथ। तो ये एक हिस्सा है, मैं कहना ये चाह रहा हूं। लेकिन वापस मैं आपको फिर स्ट्रेटेजिक जगह पोजीशन पर लेके जाता हूं कि ये एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन शो करती है एनिमी कि आप इतना बड़ा मुल्क होके, इतनी बड़ी एयरफोर्स होके, आपने 100 जहाजों को शेडो में और हैंगर्स के अंदर खड़ा किया हुआ है और आप में हिम्मत नहीं हो रही, आपकी लैंड फोर्सेज एक जगह टिकी हुई है, समंदर की तरफ आप देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली ड्रोन पे आ गए। ड्रोन देखिए, अगर ड्रोन से जंग जीती जा सकती तो हर अफ्रीका का मुल्क भी ड्रोन ले लेता और जाके बड़े मुल्कों पर कब्जा कर लेता कि ड्रोन से जीती जा सकती है। ड्रोन से जंग नहीं जीती जा सकती। और उनका ये भी गलतफहमी है और बहुत ही खाम ख्याली है। और अगर समझते हैं कि लाहौर, पाकिस्तान के दूसरे हर शहर के वासी इस तरह के ड्रोन गिरने से कोई पैनिक मंच में आ जाएंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी कंसर्न जरूर है, सब इंसान है, लेकिन ये कहना कि आप कौम को डिप्रेस कर लेंगे, ये और रिजॉल्व पक्का होता है। बॉटम लाइन इसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी जब आप स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं तो आप एक डिफीटेड माइंडसेट एग्जिबिट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपने स्ट्रेंथ की पोजीशन की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन पर चले गए। तो जंगे फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन से नहीं लड़ी जाती। जब आपके इमोशंस ऊपर जंप करते हैं तो अकल ड्रॉप होती है। तो इमोशन से जंगें नहीं लड़ी जाती, अकल से लड़ी जाती हैं। तो अकल को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर। जी, ओवर टू यू। दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं काबिल एहतराम ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं कहूँगा तो फिर ये भारत वाले तो इसे तस्लीम नहीं करते। भारत कहता पूरा पाकिस्तान खौफजदा है, जबकि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ऐसा खौफजदा नहीं है। लेकिन जो सेंटर की बात है, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि भारत में बेचैनी फैली हुई है और पाकिस्तान में लोगों का मोराल बुलंद है। रात को लिबर्टी में जश्न मनाया गया, लोग राफेल तैयारों के पर लेकर उनके कार्टून फिर रहे थे। इस किस्म का माहौल है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि फौज पाकिस्तान जो है उस पर हमें पाकिस्तानी कौम को पूरा मुकम्मल इत्मीनान है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, 77 ड्रोन्स आ गए, हमने गिराए भी हैं, हम चाहते तो तैयारे भी उनके ज़्यादा गिरा सकते। ये वेट एंड सी की पॉलिसी ये क्यों की जा रही है? हम कब आएंगे? आज लाहौर में एक जनाजा पड़ा गया है और वो पिंडी में जो ड्रोन मारा था उसका जनाजा अभी लाहौर में हुआ है। लोगों में बड़ा गुस्सा आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, आप किस नजर से इसको देखेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जो जहाँ तक ड्रोन्स की बात है, देखिए हमारे पाकिस्तानी है ड्रोन्स के पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। वो खौफ तो कोई नहीं है। जिस तरीके से वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कौन पकड़ेगा, जिस तरह पतंग के पीछे तो लोग नहीं भागते, इस तरह ये भाग रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट लोगों में मैंने देखी है। खौफ कोई नहीं है, लेकिन जो खौफ इंडिया के अंदर है, जो कि खौफ जो पाकिस्तानी फौज का है, अफवाज पाकिस्तान का है कि इन्होंने स्ट्राइक करना है तो क्या होगा। दैट्स वाई वहां पे आईपीएल को खत्म कर दिया है, बहुत सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, एक पैनिक है, बहुत सिचुएशन है। और इसके बाद कल जो ड्रामा किया, और देखे मैं तो हैरान हूँ कि इंडियन मीडिया देखे पागल हो गए हैं और उनकी तो शर्म ही नहीं है। इवन बरखा दत्त देखें, जहाँ पाकिस्तान आई उसको भी यहाँ पे पाकिस्तानियों ने सर पे बिठा लिया। और विक्रांत गुप्ता, उसका भी यहाँ पे बड़ा नाम था कि यह बड़ा है, फलानी है। लेकिन ये आप देखें, मेरे ख्याल में इनको आते वीजे नहीं मिलने चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मेन स्ट्रीम में देखे ना, तो बड़ा नाम था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जहां तक बात है, पाकिस्तान स्ट्राइक जरूर करेगा। देखें, हमने कहा है, कौम को एश्योर करवाया है कि हम अपने टाइम पे, अपने चूजिंग पे करेंगे। और देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं, एंड वी विल हिट हार्ड। एक कौम को यकीन होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है चार्टर आपको एथोराइज करता है, आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वंस वायलेटेड, यू हैव द राइट्स कि आप उसको डिफेंड करें, उसको उसके जवाब दें।
तो मेरा ख्याल उसमें है। ब्रिगेडियर साहब, हिट एंड हार्ट वाली बात तो मुझे समझ में आ रही है, बट व्हेन सर, कब करेंगे? अवाम जो है वो गुस्से में है। यह बहुत जल्द होगा। देखिए, हर चीज के लिए एक टाइमिंग्स है, फिर एक सरप्राइज का एलिमेंट है। लेट देम गेस, और इंशाल्लाह ये सब पे पड़ेगा उनके जाके। दुरुस्त फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। मैं आपसे बात करना चाहता हूं एयर कमांडोर साहब कि ये जो डीजीआई ISPR ने भी फरमा दिया है कि ड्रोन जो हैं ये इसराइली साख्त के हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये भारत को इंफॉर्मेशन, जब आप उसको फायर मारते हैं वो गिर जाता है या वो खुद गिरता है, ये इंफॉर्मेशन जो शेयर करता है भारत के साथ, क्या ये हमारे डिफेंस सिस्टम को स्टडी करने के लिए भिजवाया जा रहा है? ये 77 ड्रोन को जरा आसान जबान में समझाए, ये किस लिए मारे जा रहे हैं? जी, मैंने अर्ज किया था पिछले जवाब में कि ये बुनियादी तौर पर इसलिए फायर किए जा रहे हैं, दो तरीके से फायर, दो वजह से फायर किए जा रहे हैं। कि एक तो ये जब एन रूट मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर जाएगा तो ये आपका डाटा एक किस्म का उनको पहुंचाएगा, कंटिन्यूसली लाइव ट्रांसमिशन करता है ये अपना डाटा, आपका पाकिस्तान का डाटा। जो जो हमारे सेंसर्स हैं, जो हमारी एयर डिफेंस वेपन्स लगे हुए हैं, चाहे वो आर्मी के हों चाहे एयरफोर्स के हों, ये उनको पिक करता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज को, और पेरेंट यूनिट को, यानी कि हिंदुस्तान में जहां से ये लॉन्च किया गया है उनको ये देता रहता है, कंटिन्यूसली अपडेट देता रहता है। जिसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ बैटल इंडिया के पास आपकी चली जाती है कि अगर आप इस रूट से जहाज भेजें तो ये रडार लगे हुए हैं और इस फ्रीक्वेंसी पर लगे हुए हैं। तो बाद में दुश्मन की बड़ी आसानी होती है कि वो आए और उनके जो टारगेट समझेंगे, यानी कि हमारे जो डिफेंस एसेट है, एग्जैक्ट उनको उसी फ्रीक्वेंसी पे हिट करें, जिसकी किल प्रोबेबिलिटी या डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी, उनको तबाह करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो। या उनको जैम किया जा सकता है उससे भी पावरफुल सिस्टम्स के जरिए, या उनको फ्रीक्वेंसी के जरिए तबाह किया कर सकता है दुश्मन। तो ये एक डुअल एज स्वॉर्ड होती है कि विच साइड शुड वी गिव द फ्रीक्वेंसीज, और कहें जी हम हर एक को मारेंगे, बेशक हमारे सारे रडार्स की फ्रीक्वेंसी आप ले जाएं, या कुछ हम कहते हैं कि नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स जो हैं अपने मिनिमाइज करेंगे, अपने सिग्नेचर्स हम नहीं उनको आने देंगे, हम दूसरे तरीके भी यूज करेंगे। तो ये डुअल पर्पस होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ड्रोन है जो दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है, और इंडिया काफी अरसे से इसकी दिलचस्पी रखता था इसको खरीदने की। और जाहिर है जब इसको मिले हैं तो दोनों मुल्कों में जिसने दिया है और जिसने लिया है, या जिनके ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होती है पाकिस्तान के खिलाफ। जब वो कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट मर्ज कर जाती हैं तो फिर वो दुनिया के नहीं सिर्फ आपने पे करना। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल करना चाहता हूं कि पाक फिजाइया ने तो ये दुरुस्त फरमा रहे, मैं एग्री हूं इनकी बातों से, साबित कर दिया है, कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है, लेकिन आर्मी, असरा, आर्टिलरी पाक फिजाइया की तरह हैरान कुन नताइज कब देगी? हमारी तैयारी किस तरह मुकम्मल है, जरा आवाम को बताइएगा ब्रिगेडियर साहब। जी, इसमें तो शक नहीं है कि हमारी एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है, जिसने 2019 में भी किया था और अभी भी उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया अपनी प्रोफेशनलिज्म, कैपेबिलिटीज, और मैं कहता हूँ इट इज मैन बिहाइंड द गन जो मैटर करता है। जहां तक अभी आपने देखा ना, आपको पता ही नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल में जो हो रहा है, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल 700 किलोमीटर है। वी आर डोमिनेटिंग लाइन ऑफ कंट्रोल। वी हैव डिस्ट्रॉयड 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, तो एक बटालियन हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय है, सेवरल कॉम्प्लेक्स जो पोस्टों का कॉम्प्लेक्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बुंकर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अभी तो जो डेथ के बाद चंद दिन पहले 52 किल था, तो उसमें मस्ट बीन हंड्रेड्स। और इस तरीके से, जिस तरीके से वहां पे देखे झंडे लहरा रहे हैं कि भाई हमें, वी आर डिफीटेड, हमें माफ कर दें और हमें फायर न करें। इट्स नॉट एक दफा ऐसा नहीं हुआ, देयर आर सेवरल इंस्टांसेस जिसके विजुअल्स अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है सीज फायर वायलेशंस की अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, और 700 किलोमीटर्स की लाइन ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तान की डोमिनेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है, दे आर हिटिंग विद लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, दे आर टारगेटिंग सिविलियन पॉपुलेशन, और उसका मकसद यही है कि वो एक खौफ की फजा कायम करना चाहते हैं, पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। और देखिए, उनका शुरू से फिलॉसफी यही रही है कि सिविलियंस को टारगेट करना है, जिस तरह टेररिज्म में वो टारगेट सिविलियंस को करते हैं। अब रिसेंटली मेजर संदीप का और अब्दुल मजीद का आपने देखा था ना गुफ्तगू, उसमें यही कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे आईडी लगाओ, बस स्टेशन पे जाके लगाओ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी टारगेट वो सिविलियंस को कर रहे हैं। नहीं, सिवाय कुछ इलाके जहाँ है, हमारे खई रटा है,
जीरा है और फॉर्वर्ड पहाउटा है, यहाँ पे कुछ शहादतें तकरीबन 7 के करीब शहादतें सिविलियंस की हुई हैं, बाकी कुछ लोग जख्मी हैं। बट हमने वहां पे उनको डंडा देकर रखा हुआ है और हम भी यार जिस तरीके से 700 किलोमीटर जो है हमारे बिल्कुल जो आर्मी है, अटली वाले हैं और दूसरे सीगे हैं, उसको डोमिनेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इंतहाई काबिल ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, 7 मई की रात दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई, जो 59 मिनट के एसाब शिकन मार्के में पाकिस्तानी शहीदों ने भारतीय राफेल का गुरूर खाक में मिलाया है। और मुझे यकीन है कि आइंदा भी पाकिस्तान प्रॉपर जवाब देगा। मैं एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खालिस्तान तहरीक सिख फॉर जस्टिस, एक बड़ा नाम सिखों के हवाले से कनाडा में मुकीम है, गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब हमारे साथ तशरीफ है। और हमारे साथ सरदार जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई ते पाकिस्तान दे मेरे सारे भैना भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। फतह हो सरदार जी। सरदार जी, ये जुम्मा हफ्ता इतवार ये फाइनल 3 दिन ने साढ़े कोल भी बच्चियां नूं स्कूलों च छुट्टियां देतियां ने ते जनाब सारे पेपर कैंसल करते ने। साड़ी हुकूमत हुण इस पासे आ रही है, लेकिन मैं जनाब ने सवाल है पूछना चाहना वा कि हुण सरदार जी डू एंड डाई का मकाम आ गया है, यानी कि पंजाबी दे विच आ ता दा मकाम आ गया है। तो जदों यह मसला आ जाए तो भारत जे पंजाब की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करे, पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब उन्होंने दा इस्तेमाल करे, तो फिर सिखा वालों की रद्द अमल आने की तोका है सरदार जी? देखो, ये तो मैं पिछले 10 दिन तो पहला कह चुका कि भारतीय फौज जिहड़ी पंजाब की धरती है, गुरुआं की धरती है, सिख उत्थे दा इस गल ते अहद कर चुका है कि भारतीय फौजां नूं पंजाब चों लंघ के पाकिस्तान ते वो हमला गुरु साहब की धरती ते जिथे गुरु साहब का जन्म स्थान नहीं करन देणगे। असी भारतीय फौज दे विच जिन्ने साडे सिख फौजी है, असी 20 लाख मैसेज चारों पासे जिहड़ा लाया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, और उस दे नतीजे वजों फौज दे जिहड़े भारतीय फौज दे हौसले बुलंद नहीं गए, वो नहीं लड़ना चाहती राजनीतिक लड़ाई। अज लड़ाई जिहड़ी हैगी वो दिमाग दी है, अज लड़ाई स्ट्रैटजी दी है, और मिलिटरी स्ट्रैटजी ते डिप्लोमैटिक स्ट्रैटजी ये कहती है कि पाकिस्तान अज सिख ते पंजाब दे नाल खड़े। जनरल असैंबली, UN सिक्योरिटी काउंसिल दे विच खालिस्तान दा रेफरेंडम सिर्फ पाण दी जरूरत है, कोई भी तुहानूं न्यूक्लियर बंब चलाने की जरूरत नहीं है, कोई हमला करने की जरूरत नहीं है। भारत की सारी जिहड़ी शक्ति है, जिहड़ी भारत की पावर है, वो पंजाब बचाने च लग जाएगी। पाकिस्तान तो बहुत दूर की गल है। हमला जे करना है तो दिमागी करना है, तां जो आपां इस हिंदुस्तान नूं हमेशा दे लई दुनिया के नक्शे तो खत्म करिए। सरदार जी, मोदी सरकार जिहड़ी है वो भारत दे विच सिखां दे नाल जुल्म ते मुसलमानां दे नाल और कश्मीरियां दे उत्ते जुल्म कर रही है। मैं जनाब कोलों यह पूछना चाहना कि हुण सिख, कश्मीरी ते पाकिस्तानी अवाम कट्ठे हो गए ने, ये तिन्ने कट्ठे हो के क्या नताइज जड़े ने वो की सामने आ सकते हैं? मैं तुहानूं अगे भी दस्सिया सी भाई, मोदी दी सरकार ना ते पंजाब दी दुश्मन है, ना कश्मीर दी दुश्मन है, ये हिंदुस्तान दा सिस्टम दुश्मन है। अज ओदा चेहरा शैतान ते हवान नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी उदों जम्मिया नहीं सी जदों 2 मिलियन मुसलमान इस इंडिया, इस भारतीय हुकूमत ने मार मुकाए है, जदों दा कश्मीर दबिया होया, जदों दी सिख नस्लकुशी हुई है। हिंदुस्तान दी सरकार, हिंदुस्तान दा सिस्टम, जिन्नी देर तक आपां ये नहीं मन्नांगे कि मोदी हट जाएगा तो गांधी आ जाएगा, गांधी हट जाएगा तो झाड़ू आ जाएगा, झाड़ू हट जाएगा तो कम्युनिस्ट आ जाएगा। हिंदुस्तान दी होंद, हिंदुस्तान दा नक्शा, उत्थों दा सिस्टम पाकिस्तान दा दुश्मन है। जे पाकिस्तान ने जंग, जे पाकिस्तान ने अपनी होंद कायम रखनी है ते पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद करा के खालिस्तान बनाना पैना है। असीं जानिए तो उस तो बाद हिंदुस्तान जाने, पाकिस्तान उस तो बाद हमेशा दे लई दुनिया विच तरक्की करेगा तो मुल्क बनेगा। सरदार जी, तुसी दावा पहले भी कीता सी कि 2 करोड़ सिख जिहड़े ने पाकिस्तान दे नाल खड़े ने। मैं तुहाडे कोलों यह पूछना चाहना कि इस मौके दे उत्ते भारत दे टुकड़े जिहड़े तुसी क्या देख रहे हो
और खालिस्तान के खवाब नू देख रहे हो कि हुण होने वाला है और दिल्ली के उत्ते खालिस्तान का झंडा लहरान का इहो वक्त है कि कोई होर है? बिल्कुल जी, समा हुंदा है, कहंदे जी वेले दी नमाज ते कवेले दीयां टकरां। अज जंग तुहाडे घर आई हुई है, पानी वरतदे पे हो हथियार वजों। तुहाडे छोटे छोटे बच्चे 10 मस्जिदां ते मदरसियां ते 7-7 साल दे बच्चे ते भैणां नूं मार के कहंदे असीं अतवाद मुका दित्ता है। अज तुहाडे ते हमला हो रहा है आर्थिक तौर ते, मिलिटरी तौर ते तुहाडी होंद नूं खतरा है, बलोचिस्तान नूं खतरा है भी अंग तोड़िया जाएगा। अज समा पाकिस्तान दी सरकार कोल है, अवाम कोल है, फौज कोल है। हमले का जवाब हमले नाल बिल्कुल दिता जा सकता है, कोई शक नहीं। पाकिस्तान की फौज ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिता है। पाकिस्तान की फौज ने कल ड्रोन तबाह किए जिहड़े उन्होंने साडे ननकाना साहब ते लाए सी। पर जंग के मैदान का पहला यह सोचना है कि मैं ਇਹਦਾ अंत की करना है, एंड की करना है। एंड हैगा इंडियाज एंड। मोदी दी ते यह भारतीय हुकूमत दी ते हिंदुस्तान दी आखिरी जंग होनी चाहिए है। तो उन्हां दा नक्शा दुनिया के नक्शे तो मिटाने वास्ते मैं बिल्कुल ये कहा कि 2 करोड़ सिख नाल खड़ेगा, पर सिख तां खड़ेगा जे उहदे कोल फौज होएगी, सिख तां खड़ेगा जे उहदे कोल मुल्क होएगा। असीं अज ये मन के चलो कि भारतीय फौज दे विच जे बगावत हुई है तो इस करके हुई है कि सिक्स फॉर जस्टिस ने मैसेज पहुंचाए, उन्होंने अहद कराया है कि भारतीय फौज, भारतीय हुकूमत, हिंदुस्तान जिहड़ा है वह सिख दा दुश्मन है। अज जे मैदानी जंग नहीं लगती पई, एक पासे पाकिस्तान है, दूजे पासे हिंदुस्तान दी फौजां हैं, जे वो जंग नहीं लांदे पे इस करके नहीं ला रहे क्योंकि उन्होंने पता है विच सिख खड़ा है ते सिख दे नाल जे पाकिस्तान दी फौज रल गई ते हिंदुस्तान तबाह। सरदार जी तुसी देखो, अगर सफारती महाज के उत्ते गल करिए तो सब तो पहले भारत ने सफारत तो बाद मिसाइल मारे, फिर राफेल त्यारे उड़ाए, फिर ड्रोन उड़ाए। ये तिने काम जिहड़े ने असी अलहमदुलिल्लाह और उड़ाते ने। अजे तक पाकिस्तान ने बजाबता हमला तो नहीं किया, लेकिन इंडिया नू वड्डा नुकसान पहुंचाया है। क्या यह गल दुरुस्त है कि उन्होंने राफेल वड्डे त्यारे जिहड़े ने वो पाकिस्तानी जहाज़ां ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिता? बहुत तकड़ा जवाब दिता है। उसका कारण है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दे उत्ते इस्लाम अल्लाह दी बहुत मेहर है। गुरु नानक साहब दा जन्म स्थान है। तुसी उन्हां दा नुकसान कीता है। मैं तुहानू नुकसान दी जे गल दसदा ते अज मैं उन्हां दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दे विच सिर्फ 7000 सुनेहा भेजा है कि भाईओ अपने पैसे स्टॉक एक्सचेंज चों कढ लो। अमरीकनां नूं कहा अपने पैसे कढ लो भारत दी स्टॉक एक्सचेंज चों, ते भाई साहब जाके चेक कर लो 83 बिलियन डॉलर दी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है। जंग जे भारत तो जितनी है उन्होंने आर्थिक तौर पर मारना है क्योंकि वो बाणिया लोग है, वो अपना नुकसान नहीं सहार सकते, तुहाडे तो जान छुड़ाणगे। अज जरूरत वार वार मैं कह रहा कि पंजाब नूं आज़ाद करवाओ भारत के कब्जे चों। भारत के कब्जे चों आज़ाद कराने वास्ते सिर्फ असी टैंक नहीं मंगते पे, असी बंदूकां जां गोले नहीं मंग रहे, सिर्फ रेफरेंडम का रेजोल्यूशन, सिर्फ रेफरेंडम के नाल खड़े हो जाओ, उस तो बाद असी जानांगे ते हिंदुस्तान जानेगा। सरदार जी तुसी हुणे फरमाया स्टॉक एक्सचेंज की गल फरमाई है ते 83 बिलियन डॉलर की एक वड्डी अमाउंट की तुसी गल फरमाई है। मैं जाके चेक कर लो जी, जाके चेक कर लो। मैं सिर्फ 7000 सुनेहा जिहड़ा है स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स नूं, वड्डे बिजनेसमैनां नूं, वड्डे हाउसां नूं मैं बॉम्बे च भेजिया है। ये कह के भेजा है कि अपने अपने पैसे कढ लो नहीं तो तुहाडे पैसे तबाह हो जाणगे। अमरीकन कंपनियां नूं सुनेहा भेजे है जदों तुसी जंग लड़नी है ते जंग च जिहड़ी बुलंदी नाल जित्तिया जांदा है ते जिहड़ा ये हिंदुस्तानी है ये डरपोक है, ये डरपोक है, इन्हां दी रीढ़ दी हड्डी है नहीं। 83 बिलियन डॉलर क्रैश होया है, जाके चेक करो तुसी। सरदार जी मैं तुहाडी गल नाल मुतफिक हाँ, एग्री हाँ कि 83 बिलियन डॉलर की तुसी गल फरमाई है। मैं पुछना यह चाहना वा तुहाडे कोलों कि सिख बरादरी कैनेडा, अमरीका, यूरोप समेत तमाम जगह पर बैठी है और बड़ी मजबूत अंदाज दे नाल बैठी हुई है। क्या सिखां नाल असीं जिहड़ा प्यार कर रहे हैं, उन्हां दी गुरुद्वारे की देखभाल कर रहे हैं, साडी एक दूजे नाल तल्लक है, साडा एक दूजे नाल प्यार है, इस मौके पर कोई जनाब किरदार दा ऐसा कर सकते हैं कि जिहड़े बाहर बैठे हुए सिख ने वो पाकिस्तान दे विच इन्वेस्टमेंट करन ताकि पाकिस्तान मजीद मजबूत होवे? इज इट पॉसिबल सरदार जी? देखो इस वक्त जिहड़ा है जंग का माहौल है, जिहड़ा सिख तुहाडे नाल हैगा
ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰੇਗੀ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖੁੱਲੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿस्तान तरक्की ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿस्तान 1970 ਵਾਲਾ ਪਾਕਿस्तान ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਰਪਲਸ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕੋਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान ਜੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। सरदार जी, ये सारी लड़ाई की जी बेसिक वजह है क्या वो बाहर का इलैक्शन जो अक्तूबर ते नवंबर दे विच भारत दे विच होना है, और मेरी इतलाह के मुताबिक 14 करोड़ की आबादी है बाहर की, और जोड़ा बाहर तो वजीर आला नहीं बना पाता वो फिर मोदी नहीं रहिंदा। क्या लड़ाई की बेसिक वजह नाल तुसीं इहनूं समझदे हो सरदार जी? देखो, ये कई वजह हैगियां। ये एक वजह बिल्कुल ये है कि बीजेपी जी RSS इस वक्त सरकार है, वो 400 पार सीटां ले जाने चाहते सी तो 200 नहीं टप सकियां। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पिठ के उत्ते जिथे चाइना भी खलोता उत्थे अमेरिका भी खलोता सी, पर जिदन अमेरिकन JD वैंस ने आना है तो अमेरिका ने हमेशा जिहड़ा पाकिस्तान का साथ दिता है, ये भारत नूं हमेशा खांदा है। सो वो पाकिस्तान नूं एक अतवादी मुल्क लेबल लगा के, उन्होंने टैग लगा के दुनिया नूं दसना चाहते भी अतवाद फैलाउंदे है। कई वजह इहदियां पिछे हैगियां, और सब तो वड्डी वजह इलैक्शन है, अमेरिका नूं दूर करना है। और उस तो भी वड्डी ये है कि द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म इज हिंदुस्तान, इज इंडिया एंड नरेंद्र मोदी। कैनेडा दे विच इन्हां ने कतलोगारत कीती है, साडे भरा दी शहीद कीता है। मैनू मारन वास्ते इन्हां ने 1 मिलियन मेरे सिर ते इनाम रखिया है। राह दे ऑफिशियल्स अजीत डोवल जिहड़े है वो अमेरिका दे विच उन्हां ते केस चलदे है। इदां ही साडा UK च भाई है परमजीत सिंह पम्मा, उन्होंने मारन की कोशिश करते हैं। जिहड़ा अंतरराष्ट्री इन्हां नूं अतवादी इन्वेस्टिगेशनस कर रही सरकारां, उन्होंने भी दबाउण वास्ते इन्हां ने यह काम किया है। एक काम दे नाल इन्हां ने कई जिहड़े है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जिहड़े पूरे कीते है। सरदार जी, मैं तुहानूं खबर दे रहा हाँ कि मेरी जिहड़ी इतलाह ते मेरे जिहड़े ज़राए ने वो कहंदे ने कि जदों इन्हां ने मिसाइल मारे ने और राफेल उड़ाए ने और ड्रोन मारे ने, पाकिस्तान इस तरह की खेड च नहीं आ रहा। पाकिस्तान जिहड़ा है ये सारियां चीज़ां कट्ठियां ही शुरू करेगा, साडे त्यारे, साडे ड्रोन और साडे मिसाइल कट्ठे ही आएंगे। तुसीं मेरे तो ज़्यादा भारत नूं जानदे हो, की समझदे हो पाकिस्तान भारत ते हमला करे ते किहड़ियां जगहां नूं निशाना बनाना तुसीं समझदे हो एक्चुअल टारगेट ये होने चाहिए ने? देखो, जिहड़ा पाकिस्तान है, जिहड़ा इस्लाम है जां जिहड़ा सिख है, वो किसी भी हर इंसान नूं इंसान समझदा है। वो किसी दे धर्म दे उत्ते हमला नहीं करता, वो किसी भी इंसान नूं सिविलियंस नूं नहीं करता। पर जदों जंग लगदी है तो वो सारियां मिलिटरी इंस्टालेशनस ते जिथों दूजी जंग ने तुहाडे उत्ते हमला करना हुंदा है ते उही लग्या जांदा है। पर ये हिंदुस्तान, ये हिंदूतवा जिथों पनपदी है, जिथों निकलदी है, वो है अयोध्या, जिथे इन्हां ने बाबरी मस्जिद ढा के अयोध्या बना दी है। जिहड़ा ये अतवाद फैलदा है, चाहे ये सरकारी अतवाद है, चाहे फौजी अतवाद है, चाहे भारतीय अतवाद है, वो अयोध्या चों निकलदा है। तुसीं सवाल ये पूछना है कि जे तुसीं साडे 9 मदरसियां ते हमला कीता है, साडी मस्जिद ते हमला कीता है, छोटे छोटे बच्चे मारे है, कि अयोध्या दे उत्ते पाकिस्तान दी फौज हमला करे तो जायज होएगा कि नहीं होएगा? ठीक कह रहे हो सरदार जी तुसी। मैं तुहाडे कोलों आखिरी सवाल ही पूछना चाहना वा। तुसी फरमाया है कि नैशनल आर्मी नूं जरा एलैबोरेट करो, ए की तुसी गल कीती है? देखो, ये असीं कल्ली गल नहीं कीती, असीं इस दे उत्ते काम करांगे। जदों इन्हां ने हुकूमत ब्रिटिश तो लैनी सी आज़ादी ते आज़ाद हिंद फौज बनी सी, तुहानूं याद होना शाहनवाज ढिल्लों ते सैगल ने। अज असीं ऐलान कीता है सिख नैशनल आर्मी, सिख फौजी जथा, जिहड़े भारतीय फौज दे विच ओ फौजी है
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। सरदार जी, पहले तुसी 2 करोड़ सिखां दी गल कीती है, हुण तुसी नैशनल आर्मी दी भी गल कीती है। टेंटेटिवली हाउ मच सोल्जर इन आर्मी, इंडियन आर्मी किन्ने क बंदे होणगे तुहाडे ज़हन दे विच? कोई टेंटेटिवली मैनूं कोई आइडिया देना पसंद करोगे? देखो, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਖਾਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਫੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਔਰ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਜੂਨ 1984 ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ रेफरेंडम ਦੇ रेजोल्यूशन ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। बहुत शुक्रिया। इंतहाई कामराम सिखों के रहनुमा बड़े सरदार पन्नू सरदार मेरे साथ थे जो कि फरमा रहे थे। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये देखें कि भारत ने इनको जाँ बहक करने के लिए पूरा जोर लगाया है और 1 मिलियन इनके ऊपर इनाम रखा हुआ है कि जो पन्नू सिंह को मारेगा उसको 1 मिलियन दी जाएगा। लेकिन प्रोग्राम का अख्ताम करने से पहले नाज़रीन, मैं 2-3 बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। आप ज़रा बात को समझने की कोशिश करें कि इस वक्त पाक भारत जंग लगी हुई है, आगाज़ हो गया है, मिसाइल आ रहे हैं और जनाब हम उनके राफेल गिरा रहे हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन इंटरनल स्टोरी है क्या? नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो भारतीय रियासत जो है वो बहार, अब बहार में अक्टूबर और नवंबर के दरमियान जो है वो आम इंतखाबात है। इस रियासत बहार की जो आबादी है वो तकरीबन 14 करोड़ के लगभग है और इसकी असम्बली में 243 जो असम्बली में सीटें भी हैं। अच्छा, उनके साथ साथ फेडरल सीटें हैं जो मोदी के साथ आकर जो अगर जुड़ गई तो मोदी और तगड़ा हो जाएगा, उसकी कुव्वत में असम्बली में इजाफा हो जाएगा। कहानी ये है कि भारत ये चाह रहा है कि किसी ना तरीके से वो बहार में इलेक्शन जीते और बहार में इलेक्शन वो हार रहा था। अब जब हार रहा था, 14 करोड़ की आबादी है और उसको सौदा बेचा था एक, और वो सौदा ये था कि पाकिस्तान दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है और जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ बयानिया जो बनाया मोदी ने वो एक ही बयानिया था। अब इस बयानिया की तकमील के लिए भारत के पास कोई चांस नहीं रह गया था कि वो कैसे जीते। अब जैसे हमारे पाकिस्तान में जो पंजाब जीतता है वो मुल्क में हुकूमत बनाता है आमतौर पर, इसी तरह भारत में बहार जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है मोदी के लिए। एट एनी कॉस्ट वो चाहता है बहार में इलेक्शन जीतना, लेकिन इस मर्तबा जो जंग लगा ली है, जो फॉल्स ऑपरेशन कर लिया है, पूरी दुनिया ने उसको कहा है कि तुम झूठे हो और साबित हो गया है कि मोदी झूठा है। नाज़रीन, मोदी को माज़रत के साथ अगर इंसान कहा जाए तो ये मैं समझता हूँ इंसानियत की तौहीन है। मोदी एक दरिंदा है जो इक़्तिदार की खातिर बेगुनाह लोगों को आग का ईंधन बना रहा है और ये सारी कशीदगी सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन बहार का इलेक्शन है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी फेस टू फेस में 7:03 पे। पाकिस्तान जिंदाबाद।